नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म यूपी एग्जाम बाय द ऑफिसर एकेडमी। आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आप सभी को ज्ञात है कि यूपी टेट 2025-26 के लिए द ऑफिसर एकेडमी ने अपनी कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया है। इस क्रम में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे आप सबके बीच में सबसे पहले उपस्थित हूं हिंदी की विषय वस्तु को लेकर के। जहां तक बात की जाए यूपी टेट प्राथमिक स्तर या फिर उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए, आपको 5 खंडों के अंतर्गत 2 प्रमुख रूप से भाषा के खंड करने होते हैं। इसमें से एक खंड आपका हिंदी का है, जिसके साथ मैं आप सभी के बीच में जोड़ रहा हूं। आपको यह ज्ञात है कि हिंदी के अंतर्गत आपसे कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी का पूरा सिलेबस हमने पिछली कक्षा में आप सभी को बता दिया था। आप सभी ने उसे देखा भी है और उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया है। अब हम यहां से आगे एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे और बेहतर प्रकार से उनके नोट्स बनाते चलेंगे, तैयार करते चलेंगे अपनी आवश्यकता के अनुरूप। मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तब भी आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम आपको A4 साइज में नोट्स उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको लिख करके पढ़ाऊंगा इसका भी बोर्ड PDF आपको दिया जाएगा। तो अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा फोकस इस बात के ऊपर होगा कि पहले हम लोग विषय वस्तु को क्या करें, समझें। क्योंकि समझी हुई चीजें जो होती हैं वो दीर्घकालिक होती है, वो हमारे लंबे समय तक हमारे स्मरण शक्ति के हिस्सा होती हैं। और अगर आप लिखते हैं तो ये और बेहतर है। लेकिन आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि हिंदी के अंतर्गत यूपी टेट में चाहे प्राथमिक स्तर की बात करें या फिर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि हिंदी के अंतर्गत यूपी टेट में चाहे हम प्राथमिक की बात कर लें यानी कि 1 to 5 स्तर की बात कर लें या फिर हम उच्च प्राथमिक की बात कर लें, साथ ही आप किसी भी प्रकार से बात करेंगे, आप जानते हैं कि दोनों स्तरों पर आपसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के। तो आप जानते हैं कि 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इन 30 प्रश्नों का जो पाठ्यक्रम है ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। मैं आपको ये बता चुका हूं कि 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कौन कौन से टॉपिक से होंगे। ध्यान अभी ये देना है कि प्राथमिक स्तर की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर आपको कम से कम आप देखेंगे कि 24 से 25 प्रश्न ऐसे होंगे, 24 से 25 प्रश्न ऐसे होंगे जो तथ्यात्मक प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? तथ्यात्मक प्रकार के होंगे। और इसमें आपसे क्या पूछे? इसमें आपसे तथ्य पूछे जाएंगे। बाकी शेष प्रश्न आप जानते हैं गद्यांश और पद्यांश का हिस्सा होता है, उसके आधार पर ठीक ऐसे ही आपसे उच्च प्राथमिक स्तर पे मैं आपसे कह दूं तो यहां भी आपसे तथ्यात्मक प्रकार के प्रश्न आते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न होंगे और इसके साथ साथ गद्यांश का हिस्सा भी आपसे पूछा जाएगा। गद्यांश और पद्यांश का हिस्सा भी आप सभी से पूछा जाएगा। तथ्यात्मक के अंतर्गत जो टॉपिक है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, उनके विषय में आज नहीं जाऊंगा। आज की चर्चा में शुरू करूंगा। हमारा आज का जो टॉपिक होगा उसमें सबसे पहले मैं एक टॉपिक ले रहा हूं जिसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो भाषा हिंदी है, हमारी भाषा जो हिंदी है, हिंदी को अगर हमें पढ़ना है, समझना है, उसकी शुरुआत करनी है तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई है ना, भाषा की हमारी जो सबसे छोटी इकाई है, हम शुरुआत वहीं से करेंगे। हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे वर्णमाला बनता है या वर्णमाला क्या है, इसमें कितने प्रकार के वर्ण हैं, कुल संख्या कितनी है, अलग अलग बिंदुओं की बात करेंगे। कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठे हैं तो मेरे साथ आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्णमाला की, तो वर्णमाला की हमें आवश्यकता क्यों है या वर्णमाला आई क्यों? आप जानते हैं कि हम मनुष्य हैं। स्वाभाविक तौर पर ईश्वर ने जितनी प्रकार की रचनाएं की है ना, उन सभी रचनाओं में हम यानी कि मनुष्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे पास अपनी चिंतन शक्ति है, बौद्धिक क्षमता है और इसका प्रयोग करते हुए हम अलग अलग प्रकार के विचारों को जन्म देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में कुछ विचार आते हैं। हमारे मन में जो विचार आता है ना, आवश्यकता इस बात की होती है कि हम इस विचार को लोगों के बीच में क्या करें? लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। जाहिर सी बात है कि मन में कुछ है, अगर हम अगले को बताएंगे नहीं तो कैसे जानेगा? जैसे मैं कह दूं कि आप सब पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, तो ये मेरे मन में विचार आया, अब मैं इसे क्या करूंगा? आप तक पहुंचाऊंगा। कैसे पहुंचाऊंगा? ये एक प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ये होगा कि मन के जो विचार होते हैं ना, इनको अगर हम क्या करना चाहें, साथ ही अगर हम इनको अभिव्यक्त करना चाहें। अब आप कहेंगे सर अभिव्यक्त क्या होता है? तो अभिव्यक्त का मतलब होता है कि प्रस्तुत करना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रस्तुत करना। हमारे मन में जो विचार है ना, अगर हम अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करना चाहें तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती किस चीज की? इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती भाषा की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान समझिएगा, मन के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अगले व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती भाषा की।
अब आप कहेंगे सर भाषा क्या है, समझते हैं। भाषा जो है ना, ये मूल रूप से कहां से आया, ये मूल रूप से आया भाष शब्द से आया। कहां से आया, भाष शब्द से आया। और भाष शब्द कहां से आया है, तो साथी ये आया है संस्कृत से। संस्कृत में एक शब्द है भाष, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है, भाष का अर्थ होता है बोलना। और इसी भाष में हमने क्या किया है, इसी भाष में हमने आ प्रत्यय को जोड़ दिया है। हमने क्या कर दिया है, इसी भाष शब्द में हमने आ प्रत्यय को जोड़ दिया है और शब्द हमारा क्या बन गया, भाषा बन गया। क्या बन गया हमारा शब्द, हमारा शब्द बन गया भाषा। मैंने कहा कि मन के विचार हैं, इन विचारों को अगर मैं अभिव्यक्त करना चाहूं तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाषा की आवश्यकता पड़ती है। पर ये भाषा जो है ना, इसको हम कैसे प्रयोग में लेकर के आएंगे, क्योंकि भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे मैं और आप दो लोग अगर हम बात कर रहे हैं, बोल बोल कर बात कर रहे हैं, जैसे आपको भूख लगी, आपने कहा मम्मी हमका खाना दे दो, भूख लाग गई बहुत तेज। जब आपने माँ से कहा कि माँ मुझे भोजन दे दी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो ये लिख करके तो आप कम्युनिकेट करेंगे नहीं, लिख करके तो माँ से कहेंगे नहीं। आपने क्या किया, आपने मौखिक तौर पर इन चीजों को प्रस्तुत किया, यानी कि आपने केवल माँ के सामने अपने मन के विचार को प्रस्तुत किया कि माँ मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। और इसके लिए जो तरीका आपने अपनाया, वो तरीका क्या कहलाया, वो तरीका कहलाएगा कि आपने मौखिक भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, मौखिक भाषा का प्रयोग किया। ठीक साहब। दूसरी बात आई कि आप विद्यालय में आए, और विद्यालय में आए आपको बहुत तेज बुखार हुआ। जब आपको बहुत तेज बुखार हुआ तो आपने क्या किया, अपने प्रधानाध्यापक को लिख करके अपनी समस्या बताई कि सर मुझे बहुत तेज बुखार है और मुझे घर जाने की अनुमति चाहिए। अब सर से मौखिक तो बोलने गए नहीं, आपने क्या किया, आपके मन का जो विचार था, जो आपको छुट्टी चाहिए था ना, आपने इसको पेपर पर लिखा और लिख करके आपने अपने मास्टर साहब के प्रधानाध्यापक को कहा। क्या कहा कि सर हमको जो है बुखार है और हमें घर जाना है। तो ये जो लिख करके आपने तरीका अपनाया अपने मास्टर साहब को कम्युनिकेट करने का, सूचित करने का, ये तरीका क्या कहलाएगा, ये तरीका कहलाएगा लिखित तरीका। क्या है, ये आपका लिखित है। समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा, विश्वास कीजिए हिंदी आप ऐसे पढ़ेंगे ना कि ये अपने आप में एक सुखद अनुभव आपको देगा। और न केवल सुखद अनुभव देगा, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि भाई ऐसा अनुभव आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। और महत्वपूर्ण बात यह कि परीक्षा में आप प्रश्न भी कर ले जाएंगे सारे के सारे। तो मैंने कहा, जब आपने मां से केवल बोल करके कहा कि मां मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, ये मौखिक प्रकार हुआ भाषा का। जब आपने अपने टीचर को पत्र पर या कागज पर लिखकर दिया कि सर मुझे बुखार है, मुझे घर जाना है, तो ये तरीका क्या हुआ, ये तरीका हुआ लिखित का। ठीक साहब, दो तरीके हो गए। तीसरी बात ये बनती है कि आप क्लास में बैठे थे और क्लास में बैठ करके आपको शरारत कर रहे थे। भाई बच्चे हैं, प्राथमिक के बच्चे हैं, 6 to 8 के बच्चे हैं, तो शरारत तो करेंगे, क्योंकि मन क्या है, मन तो चंचल है, मन चंचल है। अब मास्टर साहब इधर पढ़ा रहे हैं लेकिन मन मेरा उधर लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ शरारत तो करूंगा। जब आप शरारत कर रहे थे तो टीचर ने आपको देखा, और देखने के बाद आपको ऐसे घूर के देखा, आप समझ गए कि सर गुस्सा रहे हैं, सर मना करने की असर नहीं किया। सर ने संकेत किया और आपने उस हरकत को करना बंद कर दिया। ये क्या हुआ, इसका मतलब कि इस बार अपनी बात को कहने के जिस तरीके का हमने प्रयोग किया ना, वो तरीका क्या है, वो तरीका सांकेतिक है। वो तरीका क्या है, वो तरीका है सांकेतिक। समझिएगा, मैंने कहा मन में विचार आया, इस विचार को अभिव्यक्त या प्रस्तुत करने के लिए हमने किसकी सहायता ली, आपने कहा भाषा की सहायता ली। ठीक है। अब प्रश्न यह है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। आपसे यूपी टेट में प्रश्न पूछेगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं। मैं देखना चाहूंगा, आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर बता पाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि सर भाषा के इतने रूप होते हैं, जो मैंने अभी आपको यहां पर बता भी दिया है। अब प्रश्न यही आएगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो क्या बताइएगा, बताइए आप क्या बताइएगा, भाषा कितने रूप होते हैं। तो आपका उत्तर आएगा कि सर भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने, भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, मौखिक होता है, लिखित होता है और सांकेतिक होता है। ये भाषा के 3 रूप होते हैं। देखो राजा का कमेंट आ गया, अंजलि सिंह कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे में विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, है ना, बता रहे हैं कि भाषा कितने रूप है, 3 रूप है। अच्छा, अब हमें इसमें से चाहिए क्या, हमें चाहिए ये वाला, कौन सा, हमें लिखित रूप के विषय में बात करनी है। कौन से रूप के विषय में, हमें लिखित रूप के विषय में बात करना है। तो भाषा का जो लिखित रूप होगा, मैं यहां आगे ले लेता हूं, भाषा का जो लिखित रूप होगा ना, उसको व्यक्त करने के लिए या भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए उसमें हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं।
भाषा को अगर हम लिखित रूप में लाना चाहे ना तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? लिपि की आवश्यकता होगी। और लिपि के क्या होते हैं? लिपि के अपने चिन्ह होते हैं साथी, लिपि के अपने क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। बस यही बात आपको समझनी है, एक एक करके समझिएगा। मैंने कहा मन में क्या आया? विचार। इस विचार को अभिव्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ गई? भाषा की। भाषा के कितने रूप है? तो आपने कहा सर एक हुआ मौखिक, दूसरा हुआ लिखित और तीसरा हुआ सांकेतिक। अब हमें आवश्यकता कौन सी वाले की है? लिखित वाले की है। तो हमने कहा जब भाषा को लिखित रूप में आप ले जाएंगे ना तो आपको लिपि की आवश्यकता पड़ेगी, और लिपि को प्रयोग में लाने के लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं? चिन्ह बनाने पड़ते हैं। प्रश्न आएगा, प्रश्न ये आएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? क्या प्रश्न आएगा? प्रश्न ये आएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। नोट कीजिएगा मेरे साथ। तो हमारी जो भाषा हिंदी है साथी ना, हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी की लिपि क्या है? ये प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तो ये बहुत चर्चित प्रश्न है और आप सभी से पूछा जाता है भाई हिंदी की लिपि क्या है? हमारी भाषा हिंदी की लिपि क्या है? तो आप बताइएगा हमारी जो भाषा हिंदी है उसकी लिपि क्या है? उसकी लिपि देवनागरी है। हमारी जो भाषा हिंदी है इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि देवनागरी। अच्छा, देवनागरी लिपि क्या है? इसकी विशेषता को समझते हैं। इसकी विशेषता ये है देवनागरी की कि ये क्या की जाती है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रश्न पूछेगा कि हिंदी लिपि की, हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि देवनागरी को कैसे लिखा जाता है? तो ध्यान रखिए देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये हमारे हिंदी की विशेषता है। हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसकी विशेषता है। कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। अच्छा, इसकी एक और विशेषता है। इसकी विशेषता ये कि जब भी हम हिंदी को लिखते हैं ना, हिंदी में देवनागरी लिपि का जब प्रयोग करते हैं तो हम इसके ऊपर ही रेखा लगाते हैं। अब आप कहें ऊपर ही रेखा क्या है? जो ऊपर लाइन लगाई गई ना, इस लाइन को, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ऊपरी रेखा या ऊपरी रेखा कहते हैं। तो ध्यान ये रखना कि देवनागरी लिपि में क्या कहते हैं? ऊपरी रेखा का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? ऊपरी रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, ऊपर रेखा का प्रयोग करते हैं। अगली विशेषता देवनागरी की यह है कि एक प्रकार की ध्वनि के लिए हम एक ही संकेत अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए, आपने क्या लिखा? आपने अंग्रेजी में लिखा बीयूटी। क्या पढ़ेंगे इसको? तो कहेंगे सर बीयूटी क्या होता है? बीयूटी बट होता है। क्या होता है? बट होता है। लेकिन आपके पीयूटी, अब इसको क्या कहेंगे? कहेंगे सर पीयूटी पुट होता है। क्या होता है? पीयूटी पुट होता है। अब ये समस्या हमारी अंग्रेजी में है कि बीयूटी बट कहेंगे लेकिन पीयूटी क्या कहेंगे? पुट कहेंगे। हमारी हिंदी में ऐसी कोई समस्या नहीं। हिंदी की जब लिपि देवनागरी का प्रयोग करेंगे साथी तो वहां जानते क्या होता है? अगर हम का कह रहे हैं तो का को लिखने का एक ही तरीका है। का को लिखने का एक ही तरीका है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि एक ध्वनि के लिए देवनागरी में क्या करते हैं? एक ध्वनि के लिए एक ही प्रकार के संकेत अक्षर का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार के संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? एक ही प्रकार के संकेत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ गए? बताइए, किसी कोई समस्या है तो आप बताइए। सलोरी शुक्ला कह रही है शुक्ला मार्केट प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग ओपन करी सर। अच्छा, विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी निश्चिंत रहें। बहुत सब आपकी जो मांग है वर्षों से चली आ रही थी, इसको सर ने संज्ञान में लिया और बड़े युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। बहुत जल्द आप सबको काफी कुछ धरातल पर दिखेगा। अभी हमारे एक सेंटर का उद्घाटन हो गया, शुरुआत हो गया है स्वराज भवन के सामने कर्नलगंज में। ये सेंटर अभी से उपलब्ध है। बाकी रही बात सलोरी में या शुक्ला मार्केट में, तो अतिशीघ्र इसके विषय में भी आप सबको सुखद सूचना मिल जाएगी। बहरहाल अभी इस पे आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दो बातें बताई साथी, उस पर ध्यान दीजिए। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि भाई भाषा के कितने रूप हैं। क्यों भाषा हमने कहा? हमने कहा भाषा शब्द जो है ना, ये संस्कृत के भाष से इसकी उत्पत्ति हुई है, और भाष का अर्थ होता है बोलना। क्योंकि मन के जो विचार हैं इनको अभिव्यक्त करना है तो उसके लिए चाहिए भाषा। भाषा के रूप कितने हैं? तो तीन है, मौखिक है, लिखित और सांकेतिक है। अब हम आगे बढ़े लिखित वाले के साथ। हमने कहा लिखित रूप में अगर भाषा को प्रयोग में लाना चाहें तो उसके लिपि चाहिए, और लिपि के लिए क्या है? हमारे पास चिन्ह है जिसको हम प्रयोग में लेकर के आते हैं। आप ध्यान दीजिए, हमने कहा हिंदी की जो लिपि है, हमारी भाषा हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। मैंने देवनागरी लिपि के विषय में कुछ बातें आपको बताई। जैसे मैंने कहा ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसमें ऊपरी रेखा का प्रयोग करते हैं, और एक ध्वनि के लिए एक ही प्रकार के संकेत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
आगे बढ़िए। अब मेरे पास क्या आ चुकी है, मेरे पास देवनागरी लिपि आ चुकी है। इसी देवनागरी लिपि के जो चिन्ह है ना, इनको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मेरे साथ एक लाइन आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, भाषा को लिखित रूप में, भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन लिपि चिन्हों का क्या किया जाता है, जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही उन्हीं को क्या कहते हैं, उसी को वर्ण कहा जाता है। प्रयोग किया जाता है, उन्हें वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं, उन्हें वर्ण कहा जाता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि आखिर वर्णमाला में वर्ण क्या है, क्योंकि जब आप वर्णमाला की ओर जाएंगे तो आपको दो शब्द उसमें दिख रहे हैं, एक वर्ण दिख रहा है, एक माला दिख रहा है। तो हमने पहले क्या कर लिया, हमने पहले वर्ण के विषय में बात कर लिया कि सर वर्ण किसको कहेंगे। हमने कहा कि हिंदी को देवनागरी लिपि में जब हम व्यक्त करने जाएंगे तो उसके लिए चिन्ह बनाए गए हैं, और उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अच्छा, माला तो सभी जानते होंगे भाई, कोई फूलों की माला पहना होगा, कोई मोतियों की माला पहना होगा, माला तो सब जानते हैं। तो उस माला में क्या होता है, उस माला में बहुत ढेर सारे मोती होते हैं। और जैसे मान लीजिए कि एक मोती आपको यहां दिख रहा है, एक मोती यहां है, एक मोती यहां है, ऐसे ऐसे आपको मोती दिख रहे हैं। अच्छा, इन मोतियों को क्या आप माला कहेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, इन मोतियों को तो हम माला नहीं कह सकते। लेकिन जब हम एक धागा लेंगे और उस धागे में, जैसे ये धागा है, इस धागे में हमने क्या किया, इस धागे में हमने इन्हीं मोतियों को उठा करके व्यवस्थित प्रकार से क्या कर दिया, व्यवस्थित प्रकार से हमने इनको रख दिया, पिरो दिया इसी धागे में। इसी धागे में हमने क्या किया, इसी धागे में हमने मोतियों को क्या कर दिया, पिरो दिया। तो अब ये आपका क्या बन गया, एक सुंदर सा माला बन गया। क्या बन गया, एक सुंदर से माला बन गया। इसका मतलब ये कि माला जब बनाए तो उसमें हमने धागों को पिरो दिया। ठीक वैसे ही जब हम वर्णमाला बनाने जाएंगे तो ये जो हमारे पास एक एक अलग अलग वर्ण है ना, इन सभी को हम क्या करेंगे, इन सभी को हम एक व्यवस्थित रूप में सेट कर देंगे। क्या कर देंगे, सभी वर्णों को व्यवस्थित रूप में सेट कर देंगे। तो अगर आपसे वर्णमाला के विषय में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि वर्णमाला का मतलब यह है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसके, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाएगा, वर्णमाला कहा जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब यहां एक पेज है, समझिएगा जरा उसको। आपसे जब यूपी टेट में क्वेश्चन पूछेगा साथी, तो आपसे कहेगा कि वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे। एक विकल्प देगा वर्णों के समूह को, केवल ऐसे ही लिखा होगा। क्या लिखा होगा, वर्णों के समूह को। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन ये है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। प्रश्न आया कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, प्रश्न आया कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। अब ये क्या था, आपका क्वेश्चन था। ए विकल्प में दिया गया, ए विकल्प में दिया गया कि वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को क्या कहते हैं, एक प्रश्न आया, प्रश्न का एक विकल्प आया कि वर्णों को वर्णमाला कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका आया कि वर्णों के क्रम को। तीसरा विकल्प आपसे पूछा गया, सी वाला, कहा कि वर्णों के समूह को। क्या कहा, वर्णों के समूह को। और चौथा विकल्प जो डी था, उसने लिखा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। साथी, जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना, वो क्या करेंगे, जब बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते तो सबसे पहले वो इसी को टिक कर देते हैं। उनको लगेगा कि वर्णों का समूह दिख गया ना, तो यही वर्णमाला हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, केवल वर्णों को इकट्ठा कर लेना, संकलित करना ही वर्णमाला नहीं होता है। वर्णों को इकट्ठा कर लेना या संकलित करना ही वर्णमाला नहीं होता है, बल्कि उनको क्या करना होता है, हमें व्यवस्थित क्रम में उनको रखना पड़ता है। उन वर्णों को हमें क्या करना पड़ता है, उन वर्णों को हमें व्यवस्थित क्रम में रखना पड़ता है। इसीलिए हमने आपको बताया कि वर्णमाला का मतलब है कि वर्णों का एक व्यवस्थित समूह जब हम व्यवस्थित कर देंगे इन वर्णों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो ये क्या बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे वर्णमाला बन।
अच्छा बताओ, इतनी बात समझ में आ रहा है? किसी कोई कठिनाई परेशानी तो भाई मेरे कमेंट करना, ठीक है ना। अभी हम शुरुआत कर, हम पहली क्लास में हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, समझने में समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप बताइए, अपनी समस्या को बताइए, या फिर हम लोग आगे बढ़े। तो दो तीन बातें पॉइंट आउट कीजिएगा। पहली बात क्या है जो हमने आपको समझाया, वो हमने आपको ये समझाया कि भाई अगर आपसे पूछे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो तुरंत बताएंगे कि संस्कृत की भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। दूसरी बात, आपसे पूछेगा कि मन के विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका क्या होता है, मन के विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो याद रखिए कि मन के विचारों को हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं? भाषा की सहायता से। तीसरा बिंदु आपसे पूछेगा भाषा के कितने रूप होते हैं, तो तुरंत बताइएगा सर 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। चौथा बिंदु हो गया। साथ ही इसके बाद आपसे पूछेगा कि लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। पांचवा बिंदु हो गया। छठा पॉइंट आपसे पूछेगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो क्या बताना आपको? आपको बताना हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। आप सब लोग इससे पहले यूपी टेट की परीक्षा आपने दी होगी या यूपी टेट के प्रश्न पत्र को देखा होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यूपी टेट में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आता है। ये सारे प्रश्न आपसे यूपी टेट के अंतर्गत क्या हो चुके हैं? पूछे जा चुके हैं अलग अलग परीक्षाओं में। जब भी आपने देखा, चाहे आपने 2021 की परीक्षा देखा है, उसके पहले की परीक्षा अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई हिंदी की लिपि क्या है, तो आपने कहा हिंदी की लिपि है देवनागरी, ठीक है। और आगे बढ़िए। हमने कहा वर्णमाला किसे कहेंगे, तो आपने कहा सर वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो वर्णमाला कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने ये वर्णमाला ले लिया, जिसके विषय मैंने आपको परिभाषित करके बता दिया, तो वर्णमाला हो गई। हमने इसमें कहा भाई 2 हिस्से हैं, दोनों के विषय बता दिए। मैंने आपको वर्ण के विषय में बता दिया और मैंने आपको माला के विषय में भी यहां पर बता दिया। प्रश्न ये उठता है कि हमारे वर्णमाला में आखिर वर्ण कितने हैं? प्रश्न आएगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। अब मैं आपको 2 प्रकार से बताता हूं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो याद रखिएगा वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, जरा कमेंट करें आप सब लोग, कुल वर्ण कितने हैं। तो उच्चारण के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। लेकिन किस आधार पर है? ये जो 52 वर्ण आपको बताए जा रहे हैं, ये 52 वर्ण आपको उच्चारण के आधार, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछे कि लेखन के आधार पर, यहीं पर अंतर है दोनों बातों में। अगर आपसे पूछे कि लेखन के आधार पर, किस आधार पर? लेखन के आधार पर वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तब आप क्या बताएंगे? कुल कितने वर्ण हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर हो गया भाई, और फिर पूछ ले कि लेखन के आधार पर वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो क्या बताएंगे आप? बताइए, क्या आप में से किसी को पता है कि भाई अगर हमसे कह दे कि उच्चारण के आधार पर 52 है, लेकिन लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो आपको क्या बताना? आपको बताना यहां पर 53 बताना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, 52 हम पढ़ते आ रहे, आपने 53 बता दिया, ये कैसे हो गया? मैं बताता हूं। रिसेंट की बात है, रिसेंट की बात है, हिंदी विकास सभा जो है, उन्होंने क्या किया, एक वर्ण को उसमें जोड़ दिया। वो जो वर्ण जोड़ा गया ना, वो क्या था? 52 आपके पहले से थे, 52 आपके पहले से, प्लस एक जो जोड़ा गया वो कौन सा था? वो आपका विशिष्ट वर्ण जोड़ा गया है। कौन सा वर्ण जोड़ा गया है? एक आपका विशिष्ट वर्ण जोड़ा गया है, जिसको कि लिखने में प्रयोग में लाया जाता है। अभी विशिष्ट वर्ण कैसे बनता है, तो आप ऐसे लेटा हुआ 8 बनाइए और ऐसे आप कर दीजिए। ये जो वर्ण आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है साथी? यही आपका विशिष्ट वर्ण है, और इसको हिंदी वर्णमाला में क्या किया गया है? जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसको क्या किया गया? हिंदी वर्णमाला में जोड़ा गया है। विशेष तौर पर पंजाबी इत्यादि को लिखने में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि अगर आपसे उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो 52 बताएंगे, और लेखन के आधार पर वर्णमाला में कुल वर्णों की बात करेगा तो क्या बताएंगे? 52 प्लस, यानी कि 52 के बाद एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहां तो किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा हम आगे बढ़े। साथ ही जब आगे बढ़ेंगे ना, तो प्रश्न अगला आपका बनेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में जो 52 आप वर्ण पढ़ रहे हैं, ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा साथी कि हिंदी वर्णमाला में जो
वर्णों के प्रकार है ना, ये दो प्रकार के आपको वर्ण देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगला बिंदु लिखिएगा, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के वर्ण शामिल किए गए हैं। दो प्रकार के वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। कितने प्रकार के वर्ण हैं? दो प्रकार के वर्ण हैं। अब इन्हीं दो प्रकार के वर्णों को आगे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है ना। किसी कोई समस्या नहीं भाई, सब लोग कमेंट करें कि सब कुछ ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण हैं? तो दो प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से दो प्रकार के वर्ण, जरा उनको समझते हैं। हमने कहा देखो भाई, कुल मिला के ये हमारी वर्णमाला है। इस वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। अगर लेखन के आधार पर कहेगा तो आप जानते हैं कि +1 कर देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे विशिष्ट वर्ण। लेकिन जो वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं उनको हम कैसे समझेंगे? इधर देखिए, देखो एक को हम क्या कहते हैं? एक को स्वर कहा जाता है। एक को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और दूसरा हिस्सा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। यानी कि हमारी हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे वर्णों के भेद पूछेगा तो हम बताएंगे सब दो प्रकार के वर्ण हैं। एक को स्वर कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि स्वर किसको कहेंगे और ये समझने का प्रयास करते हैं व्यंजन किसको कहेंगे, ठीक है। तो स्वर हम ऐसे वर्णों को कहते हैं ना जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। वर्णमाला की ऐसी ध्वनियां साथी जिनका स्वतंत्र उच्चारण कर पाए, जैसे हमने कहा अ, ई, उसमें कोई मिलावट आपको नहीं दिखेगी। अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। हमने कहा जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण होता है, जिन ध्वनियों का क्या होता है? स्वतंत्र उच्चारण होगा, वे क्या कहलाएंगे? स्वर। तो साथ ही व्यंजन क्या कहलाता है? व्यंजन ध्वनियां क्या है? जाहिर सी बात है, अगर हमने इनका स्वतंत्र उच्चारण किया है तो ध्वनियां कुछ ऐसी है जिनमें हमें सहायता भी लेनी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन की जब बात करेगा तो लिखिएगा जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में, जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में, जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, किनकी सहायता? स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब अगर हम स्वरों की सहायता ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। इनका क्या होगा? इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होगा। आइए समझते हैं कैसे। अगर मैंने कहा यहां पर अ, क्या कहा? अ, या फिर हमने ई कह दिया, या फिर हमने उ कह दिया, तो जिस प्रकार की ध्वनि लिखी जा गई है बिल्कुल उच्चारण भी उसी प्रकार का होगा, अ। इसमें कोई और ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही क्या? आप भी मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। हमने कहा अ, ई, उ, कोई और वॉइस तो नहीं आ रही है, नहीं ना। लेकिन देखो जब मैंने यहां पर लिखा क, क्या लिखा है यहां पर? हम लिखा क। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो क के साथ आ का भी उच्चारण, जब का है ना उसके साथ आ का भी उच्चारण आपको सुनाई पड़ेगा। आप खुद से करके देखिए, खुद से अप्लाई कीजिए। हमने कहा अ, ई, उ, ऐसे कहा। हमने कहा अ, ई, उ। क्या इसमें और कोई ध्वनि आ रही है? आपने नहीं सर, इसमें तो कोई और ध्वनि हमको सुनाई नहीं पड़ रही। लेकिन इधर देखो क्या लिखा, आपने कहा का, इसके अंत में आपको क्या सुनाई पड़ेगा? सुनाई पड़ेगा। या मान लीजिए हमने कोई और ध्वनि ले ली, हमने लिखा मी, क्या मां भी आ रहा है, इसके साथ साथ ई भी आ रहा है। हमने कहा सु, सा भी आ रहा है, उ भी आ रहा है। यही तो आपको दिख रहा है ना भाई, हमने का लिखा, मी लिखा, सु लिखा। जब भी इनका उच्चारण करेंगे तो आपको एक स्वतंत्र ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ेगी। कि ध्वनि स्वतंत्र आपको सुनाई पड़ रही है? नहीं। का के साथ आ सुनाई पड़ रहा है, मां के साथ ई सुनाई पड़ रहा है, सा के साथ उ सुनाई पड़ रहा है। भाई जितने भी व्यंजन वर्ण है ना, जब इन व्यंजन वर्णों का आप उच्चारण करने जाते हैं तो उनके साथ यही बात है कि व्यंजन के साथ स्वर क्या होता है? व्यंजन के साथ साथ स्वर जो है वो जुड़ा रहता है। अच्छा, अगर हमने केवल ऐसे लिख दिया, का केवल ऐसे लिख दिया, अब आपसे पूछेगा जब इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी कि इसको अलग अलग कीजिए। तो क्या ये अलग हो सकता है? क्या ये अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जितने भी ऐसे आपको वर्ण दिखेंगे ना, उन सबके विषय में आप उनको अलग अलग करेंगे तो उसमें आपको दो हिस्से दिखेंगे। एक आपको आधा का दिखेगा और आ।
इनको आप तोड़ सकते हैं। ये जो का लिखा गया है ना, ये आधा का और आ का मेल है। ये क्या है? ये आधा का और आ का मेल है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने कहा वा पर छोटी की मात्रा वी, इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि भाई इसमें आधा वा है और क्या है? छोटी है। समझ पा रहे हैं? जब हमने का लिखा तो उसमें आधा का और आ है, जब हमने वी लिखा तो उसमें आधा वा और ई है। कोई भी व्यंजन वर्ण जब आप लिखेंगे ना, कोई भी व्यंजन वर्ण जब आप लिखेंगे तो बिना स्वर के वो लिखेगा ही नहीं। और अगर आप उसको स्वर से अलग करना चाहते हैं तो फिर वो कैसे आ जाएगा? वो आपका हलंत के साथ आ जाएगा। जैसे ही स्वर आप उसमें से अलग करेंगे ना, वो क्या आ जाएगा? हलंत के साथ आ जाएगा। यानी कि अब वो केवल और केवल अर्ध अक्षर बचेगा। क्या बचेगा साथी? केवल और केवल वह अर्ध अक्षर ही बचेगा। उसके मूल रूप को आप क्या कर चुके हैं? उसके मूल रूप को आप हटा चुके हैं। केवल और केवल क्या बचेगा? अर्ध अक्षर बचेगा। तो आप कहेंगे सर कैसे हम समझेंगे कि इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? समझने वाली बात है। जैसे हमने कहा यहां पर लिखा था, पा लिख दिया। जिस वर्ण के पीछे कोई मात्रा नहीं दिखेगी, ध्यान रखिएगा, जिस वर्ण के पीछे कोई भी मात्रा नहीं दिखेगी ना, वो हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ है? के साथ जुड़ा हुआ है। इसको जब तोड़ेंगे तो दो हिस्सा बन जाएगा, आधा पा और आ बन जाएगा। अगर हम पा पर छोटी की मात्रा लिखे हैं और इसको तोड़ने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आधा पा और क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। आधा पा और ई आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? बताइए जरा, कमेंट कीजिए। समझ पा रहे हैं? अगर किसी वर्ण व्यंजन वर्ण के पीछे कोई मात्रा लगा है तो फिर तो मात्रा अलग कर देंगे। अगर मात्रा कोई दिख ही नहीं रही है तो ऐसा मत समझिएगा वो स्वतंत्र है, उसमें आ जो है वो छिपा हुआ है। जैसे देखो हमने लिखा पा, अब कैसे इसमें तो कोई स्वर नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा, लेकिन जब उच्चारण कर रहे पा, तो पा के पीछे क्या सुनाई पड़ता है? आ। उसी को हमने अलग किया, आधा पा और आ। हमने कहा पी, तो अपने सब पा पर छोटी की मात्रा साफ साफ सुनाई पड़ रही है, तो हमने क्या आधा पा और ई को अलग कर दिया। कहने का आशय यह है कि भाई जब स्वरों की बात की जाएगी तो हमने कहा जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण होता है वे स्वर कहलाते हैं, और जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण आप नहीं कर पाए वे ध्वनियां आपकी क्या कहलाएंगी? वे ध्वनियां आपकी व्यंजन कहलाएंगी। क्लियर है? बताइए। ममता यादव जी, कक्षाएं आज से ही शुरू हुई हैं और पहली 3 कक्षा आप सबको यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, ठीक है? इसलिए आपको वहां पर कुछ नहीं दिख रहा है। अभी हमने शुरुआत ही आज से की है, तो जाहिर सी बात हम रिकॉर्डिंग तो दे नहीं रहे हैं अपने बच्चों को, कोई उनको भ्रमित तो कर नहीं रहे हैं, है ना? हम बिल्कुल साफ सुथरे साफ दिल के इंसान हैं। हमने कहा हम 2 रुपए में बैच आपको देने साथी, लेकिन पढ़ाएंगे पूरा आपको। देखिए आज से क्लास शुरू हो गई है, अब कल आप देखेंगे तो ये वाली क्लास आपको ऐप पर दिखेगी। पहले की वीडियो तो नहीं दे रहे हैं हम ना, इसलिए नहीं दिख रही बेटा आपको, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी को? बताइए, बताइए। यहां तक कोई समस्या किसी को? गुंजन वर्मा, सतीश श्रीवास्तव, आदित्य रॉय, सुरेंद्र, ज्योति रावत, बताइए कोई समस्या किसी को? ठीक है, आई। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हिंदी वर्णमाला में जब स्वर है, एक स्वर है, दूसरे क्या है? व्यंजन है। कुल आपने बताया सर 52 है, तो स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है इस पर बात कर लिया जाए। 52 में से कितने ऐसे हैं जिनको स्वर कहा जाएगा, इस पे चर्चा कर लिया जाए कि कुल 52 वर्णों में से कितने ऐसे वर्ण हैं जिनको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। बात करते हैं। देखो अगर आपसे स्वरों के विषय में पूछा जाए ना तो याद रखिएगा ऐसे लिखेंगे, अ, ई, उ, री। मैं 2 हिस्सों में बांट कर लिख रहा हूं, ठीक है? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ए, ओ, औ। साथ ही इन सबको जोड़ लीजिए जरा एक बार, और जोड़ने के बाद आप हमें बताइए कि आखिर ये कुल कितने हो रहे हैं। जोड़िए जरा इनको और बताइए अब ये कुल कितने हुए, क्योंकि अगर आपसे संख्या पूछेगा तो आपको ऐसे ही संख्या याद करनी रहेगी। आप इन सबको जोड़ लीजिए जो मैंने लिखा है और बताइए मुझे कितना हुआ। अ ई उ री, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ। जरा बताइए जोड़ करके आखिर कुल कितने हुए हैं? बताइए हमें ये कुल कितने हुए हैं जो अभी आपको यहां पर लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सब कुल मिलाकर कितने हुए हैं? बताइए।
ये सब जोड़ करके कितने हुए हैं? चलिए आदित्य ने उत्तर बता दिया कि सर ये कितने हो गए? 11 हो गए। बिल्कुल। अब अगर आपसे पूछे कि सर स्वरों की संख्या कितनी, तो आप क्या बताइएगा? आप बताइए सर स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है सर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। ठीक है। अब देखिए व्यंजन को भी यहीं पे छोड़ दीजिए। व्यंजन को क्या कीजिए? व्यंजन को अभी यहीं छोड़ दीजिए, मेरे साथ आगे बढ़िए। व्यंजन को यहां छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे कैसे बढ़ना है? आगे बढ़ के हम क्या समझेंगे? जब आगे बढ़ेंगे तो हम लेते हैं स्वरों को, लेते हैं किसके विषय में? हम लेते हैं स्वरों को, और स्वरों के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। स्वर के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है। कोई कह रहा कभी 13 भी होता सर, ये भाई पता नहीं कैसे 13 होता है। हमारी शब्दावली में, हमारी डिक्शनरी में, हमारी क्लास में 13 हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, है ना। समझ जाइएगा भी, आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। हम स्वरों को लेते हैं। हमने कहा स्वरों भाई जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, जिनका क्या होता है? जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं स्वर। आपके कितनी संख्या हमने बताई? आपने कहा सर स्वरों की संख्या कुल मिलाकर आपने कितनी बताई है? 11 बताई। कितनी बताई है? 11। अब ये जो स्वर 11 है ना, प्रश्न आएगा कि स्वर के कितने भेद होते हैं? ध्यान दीजिए, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, फिर कितने प्रकार के हैं, और अगर स्वर तो स्वरों की संख्या 11, लेकिन 11 स्वर जो है कितने प्रकार के हैं? स्वर के भी भेद होते हैं क्या? बिल्कुल। स्वर के भेद अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक को हम कहते हैं भाई, एक हमारा जो होता है उसको कहते हैं मूल स्वर कहते हैं। एक कैसा कहलाएगा? एक हमारा कहलाएगा मूल स्वर, और दूसरा हमारा क्या कहलाएगा? दूसरा हमारा जो है वह कहलाता है दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। अब कहेंगे सर अभी तो आप 11 बता रहे थे, अब 11 में कौन सा खेला कर दिए भाई? तो समझो जरा। हमने कहा कि अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ध्यान समझिए, यही 11 थे ना? कुछ घटा बढ़ा तो नहीं दिया मैंने? कुछ घटाया बढ़ाया तो नहीं ना? ना, बिल्कुल घटाया बढ़ाया नहीं। यही 11 आपके क्या है? यही 11 आपके स्वर हैं। और ये जो 11 स्वर आपके हैं ना, इन 11 स्वरों को हम क्या कहते हैं? इन 11 स्वरों को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक होता है हमारा मूल स्वर, और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है दीर्घ स्वर। अच्छा, मूल स्वर क्या है? अगर आप हिंदी वर्णमाला में स्वरों के इन 11 स्वरों को विभाजित करेंगे ना, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी बनती है? मूल स्वरों की संख्या कुल मिलाकर 4 होती है। कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या कुल मिलाकर 4 होती है। और आप जानते हैं कि यूपी टेट का बहुत ही चर्चित प्रश्न है कि भाई मूल स्वरों की संख्या कितनी है। बहुत ही चर्चित प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि मूल स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे सर हिंदी वर्णमाला की जो संख्या है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर कितनी है? 4। कौन कौन से? देखो जरा। अ ई उ और री, यही आपके क्या हैं? यही आपके मूल स्वर हैं। कितने हैं? 4। प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा हिंदी वर्णमाला का मूल स्वर नहीं है? तो आप क्या बताएंगे? आप ध्यान रखिएगा कि सर ने तो बताया था भाई 4 यही हैं जो मूल हैं। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है जो जड़ में पाए जाएं। मूल का मतलब क्या होगा? मूल का मतलब होगा जो जड़ में पाए जाए। बाकी जो स्वर आपको दिख रहे हैं ना, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, या फिर ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? ये सब इन्हीं 4 मूल स्वरों से मिलकर बने हैं। अभी समझिएगा कि कैसे बने हैं। बाकी के जो दिख रहे हैं आपको ना, वो इन्हीं 4 से मिलकर बने हुए। हमने कहा कि भाई जब 11 में से 4 निकाल दिया तो कितने बच गए? जब 11 में से 4 निकाल लेंगे तो बचे कितने? 7। वो 7 कौन कौन से हैं? जरा इधर देखिए, 7 कौन कौन से बच गए? आपने कहा सर दीर्घ आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ। ठीक है। अब समझते हैं तो मूल स्वरों की संख्या 4 है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 11 बन जाएगा। आई बात समझ में? जरा कमेंट कीजिए एक बार सब लोग, बताइए। देखो मैं वो सारी बातें आपको बता रहा हूं जो कि आपके यूपी टेट की परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। आप विश्वास कीजिए, आप पीवाईक्यू उठाइएगा,
इससे पहले के जो पेपर हुए हैं, यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यूपी टेट की परीक्षा में, वर्णमाला टॉपिक से। अभी आगे हम बढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक की चर्चा हम करते चलेंगे, लेकिन वर्णमाला की जब बात की जाएगी तो यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 4 विकल्प दिया रहेगा, कहेगा कि निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। क्या निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो जब आप पहचानते रहेंगे मूल स्वरों को तभी तो सही उत्तर कर पाएंगे। प्रश्न पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताइए 4, क्योंकि हमने आपको बताया कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, ये जो आपके मूल स्वर है ना, इन्हीं मूल स्वरों को लघु या ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हीं को लघु या ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं, तो कहिए सर चाहे इनको मूल स्वर कहें या फिर इन्हीं को हम लघु यानी कि छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है छोटा। बचपन में हम पढ़े तो ऐसे पढ़ाया गया, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री। तो जितने छोटे वाले हैं ना, उन सबको हमने क्या बना दिया? उन सबको हमने कह दिया मूल स्वर। क्या कह दिया? मूल स्वर। अब छोटे वाले को अलग कर ले तो बचे क्या? बड़े वाले बच गए। तो बड़े वालों को हमने क्या कह दिया? दीर्घ स्वर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो आपके बड़े वाले दीर्घ स्वर है ना, इनके भी 2 हिस्से हैं। क्या? इनके भी 2 हिस्से हैं। प्रश्न पूछेगा कि दीर्घ स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछेगा कि दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताओ जरा कोई कमेंट करके। दीर्घ स्वर जो है वो कितने प्रकार के हैं? संख्या नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए। संख्या तो मैंने ही बता दिया कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। लेकिन मैंने पूछा कि दीर्घ स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं, बताओ जरा कोई। जब दीर्घ स्वरों को हम विभाजित करने जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सर जो दीर्घ स्वर होते हैं ना, यह भी 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक आपका कहलाएगा मूल दीर्घ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक आपका मूल दीर्घ कहलाएगा, और दूसरा जो है वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका संयुक्त दीर्घ कहलाएगा। जो आपके दीर्घ स्वर है ना, ये भी 2 प्रकार के हैं, मूल दीर्घ और संयुक्त दीर्घ। जो मूल दीर्घ है ना, जैसे देखो यहां पे क्या था? छोटा, तो छोटा का बड़ा रूप भी आपको दिख रहा होगा, बड़ा। छोटी दिख रहे तो छोटी की बड़ी भी दिख रही, छोटा हुआ है तो उसका बड़ा भी दिख रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऐसे स्वरों को हम मूल दीर्घ कहेंगे, जो अपने ही मूल से जुड़ करके बने हुए हैं। जैसे आपसे उदाहरण पूछ लिया तो आपका दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, कैसे बने हैं? ये कैसे बने हैं? तो आप देखिए, जब दीर्घ आ की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर आ और आ जुड़ करके क्या बन गया? दीर्घ आ हो गया। ऐसे ही ई के विषय में बात किया जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका छोटी ई और छोटी ई जोड़ करके क्या हो गया? बड़ी ई हो गया। ऐसे ही ऊ के विषय में बात किया तो आप बताएंगे कि सर ऊ जो था ये आपका एक छोटा ऊ और फिर एक छोटा ऊ जोड़ करके क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। समझ पाए? ये अपने ही जाति वाले से जुड़ करके बने हुए हैं, अपने ही जात वाले जुड़ के बने हैं, इसी वजह से इनको मूल दीर्घ कह लें, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं सजातीय स्वर कहते हैं। साथ ही इनको क्या कहते हैं? इनको हम सजातीय कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि मूल दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है? सजातीय कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो 7 दीर्घ वाले थे ना, कितने थे? 7। कौन? दीर्घ वाले। अगर 7 दीर्घ वालों में से 3 को हमने अलग कर दिया तो ये बचे कितने हैं? संयुक्त वाले। संयुक्त वाले बचे हैं 4। कितने बचे हैं? 4 बचे। कौन कौन बचा है? तो सर इसमें आपका ए बचा हुआ है, ठीक है, ए बचा हुआ है, ओ बचा हुआ है और ओ बचा हुआ है। यही 4 आपके बचे हुए, ए ओ औ, यही 4 आपके बचे हुए, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं संयुक्त दीर्घ। क्या कहते हैं? संयुक्त दीर्घ। संयुक्त हुए कैसे? संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं? देखो जरा, जब ए की बात करेंगे तो ये कहता है कि हम आ और ई के जुड़ने से बने हैं। ए कैसे बनता है? ए बनता है कि लघु या दीर्घ आ के साथ जब लघु या दीर्घ ई आ जाती है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ऐसे ही कैसे बनता है? तो आप जानते हैं कि लघु या दीर्घ आ के साथ जब आपका ए या ए आ जाता है, या ए ही लिखिए आप, क्या जाता है? ए आ जाता है, तो आपका क्या बन जाता है? तब आपका ए बन जाता है। ठीक साहब,
ऐसे ही अगर हम बात करें ओ के विषय में, तो ओ के विषय में देखिए कि जब हम कहते हैं आ के साथ क्या जुड़ जाए, आ के साथ ऊ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। आ के साथ जब ऊ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा साथी। क्लियर है? नहीं बेटा, शब्द नहीं जुड़ रहे हैं सीमा, ध्यान दीजिए, शब्द नहीं, ये क्या है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये शब्द नहीं है, ये वर्ण है। इसी वजह, क्योंकि ये अलग प्रकार के वर्णों के साथ जुड़ के बने ना, इसी वजह संयुक्त दीर्घ स्वरों को हम क्या कहते हैं, इनको हम विजातीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, इनको हम विजातीय दीर्घ स्वर भी कहते हैं। समझ पाए? इनको हम क्या, इनको हम विजातीय दीर्घ कहेंगे, इनको हम सजातीय दीर्घ कहेंगे, और इनको हम क्या कहेंगे, इनको मूल स्वर कहेंगे या मूल लघु स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे इनको हम, इनको मूल लघु स्वर कहेंगे। बताइए, समझ पाए? कोई समस्या किसी को? नया सीख पा रहे हैं? कोई समस्या किसी को, कमेंट कीजिए, बताइए। नहीं है कोई समस्या? अच्छा, हम लोग क्या है कि हमसे कोई पूछता है तो फ्लुएंसी में ऐसे पढ़ते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ए आई ओ आओ, अंक तक जाते हैं, है ना। दो और ध्वनियां आपको सुनाई पड़ती, अंग और अ सुनाई पड़ता है, जिनके विषय में अभी हमने कोई चर्चा नहीं की। ठीक है ना? क्या दो चीजें हमने छोड़ दी, दो ध्वनियां हमने छोड़ दी, कौन कौन सी, अन और आह वाली, वो हमने छोड़ दी। अब जो उनके विषय में बात कर लेते हैं, भाई अंग और आह क्या है, जिनके विषय में अभी तक हमने चर्चा नहीं की। एक आपका अंग है और दूसरा आपका क्या है, आह है। ध्यान दीजिए, हिंदी वर्णमाला में ना इन दोनों ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अच्छा, अयोगवाह का मतलब क्या है, अयोगवाह का मतलब आ जोड़ योग जोड़ वाह। इसका मतलब होता है कि ऐसा जो साथ में तो रहे, जो साथ में तो रहे, लेकिन जो जोड़ा ना जाए, वो क्या कहलाएगा, वो अयोगवाह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक संध्या नाम की बालिका है, अब संध्या नाम की बालिका मान लीजिए कि ईश्वर न करे बीमार हो जाए, बीमार हो गई, अस्पताल में थी, ऐसे ही बुखार हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं था, बुखार था, तो इसको इसके मित्र लोग देखने आए, 4-5 मित्र साथी आए, मतलब 4-5 महिला सखियां इसकी आई देखने, देख कर गई, काउंट कर लिया कितनी सखियां आई, 5। अब मान ली कोई एक पुरुष मित्र भी आया, खिड़की से वो देख करके चला गया कि भाई देखो संध्या कहती है तबीयत ठीक कैसा है, देख के चला गया। घर वालों ने शाम को आके पूछा संध्या तुमको कितने लोग देखने आए, तो बताओ संध्या क्या बताएगी, 5। महिला मित्रों को तो बता देगी 5 सखियां आई थी, और छठा जो खिड़की से देख के गए थे उनको भी जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी, नहीं जोड़ेगी, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो देखने नहीं आया, देखने वह भी आया था, लेकिन वो बेचारा जोड़ा नहीं गया। यही बात किनकी है, यही बात अंग और अह की है। ये बेचारे जुड़ते नहीं है, ये बेचारे जुड़ते नहीं, होते तो हैं लेकिन ये बेचारे जुड़ते नहीं है। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। प्रश्न आएगा कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी है, क्या बताइएगा, तुरंत बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की जो संख्या है वो कुल कितनी है, वो 2 है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो क्या बताइएगा, तुरंत बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या 2 है। कौन कौन से 2 ध्वनियां हैं, एक आपका अंग है, दूसरा आपका क्या है, अ है। ये जो अंग आपको दिख रहा है ना, जो आपको अंग दिख रहा है ना, हिंदी वर्णमाला में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनुस्वार कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि भाई इनको जोड़ेंगे नहीं, तो किसमें नहीं जोड़ेंगे। दरअसल ये क्या है, ये स्वर जैसी प्रवृत्ति रखते हैं। कैसी प्रवृत्ति रखते हैं, ये स्वर वाली प्रवृत्ति रखते हैं। आप कहेंगे सर स्वर की प्रवृत्ति क्या होती है, देखो जो स्वर होते हैं ना, इनकी प्रवृत्ति ये है कि इनकी मात्राएं पाई जाती हैं। स्वरों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा ई, तो आप जानते हैं कि ई की मात्रा जो का पर ऐसे हम कर देंगे तो ई की मात्रा बन जाएगी, बन जाएगी ना। हमने कहा आ, तो जैसे आपने का पर ऐसे किया, आ की मात्रा बन जाएगी। तो जो स्वर होते हैं ना, इनकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि इनको हम मात्राओं के रूप में भी व्यक्त करते हैं। ठीक सा, मात्राओं के रूप में व्यक्त कर दिया। पर ये जो अंग और अ है, जिनको हम अयोग कह रहे हैं, एक को हमने अनुस्वार कहा और दूसरे को हमने क्या कहा, दूसरे को हमने क्या कहा, विसर्ग कहा। भाई इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भी मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे हमने लिखा का,
के ऊपर क्या लगा दिया, ये है आपका अनुस्वार, और हमने कहा कि दुख, हमने क्या लिखा, हमने लिखा दुख। अब ये इसके साथ जो दो बिंदी दिख रही है ये क्या है, ये दोनों बिंदियां आपकी विसर्ग हैं, ध्यान दीजिए, ये दोनों बिंदियां क्या है, विसर्ग है। ऊपर जो लगा ये क्या है, अनुस्वार है। तो कहेंगे सर आपने कहा कि स्वर की तो मात्रा लगती है, तो इनके पास भी तो यही विशेषता है। बिल्कुल, इनके पास भी यही विशेषता है कि इनको भी अनुस्वार और विसर्ग को हम मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। पर बात यही जो मैंने बताया कि जो संगीता का पुरुष मित्र देखने आया था अस्पताल के बाहर से, खिड़की से देख के गया, संगीता उसको जोड़ के नहीं बता पाई, केवल उसने 5 सहेलियों को जोड़ लिया कि 5 सखियां मम्मी हमारी देखने आई थी हमको। यही है कि बेचारे स्वर वाली विशेषता तो रखते हैं लेकिन स्वर में जोड़े नहीं जाते हैं। यही कारण है कि इनको हम क्या कहते हैं, यही कारण है कि इनको हम अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो आप 2 बताइएगा। फिर प्रश्न पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन है, तो अन और अ क्या है, अयोगवाह। इतनी बात समझ गए, बताइए सर कोई समस्या किसी को, एक बार कमेंट करेंगे। जल्दी से हम लोग क्या कर लेते, रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। हमने आपसे कहा था कि हम क्या करते हैं, हमारे मन में कुछ उद्गार आते हैं, हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, उन उद्गार और विचारों को हम व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है, भाषा की पड़ती है। भाषा क्या है, तो हमने कहा संस्कृत एक शब्द है भाष, जिसका हिंदी अर्थ होता है बोलना। इसी भाष में क्या जुड़ा है, आप प्रत्यय जुड़ा हुआ है और भाष का क्या बन गया, भाषा बन गया। साथ ही जब हम अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं तो व्यक्त करने के लिए हमारे पास भाषा का प्रयोग करना होता है। और भाषा कितने रूप होते हैं, तो 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। कौन कौन से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जब हम भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने जाते हैं, भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, लिपि। और लिपि को हम कैसे व्यक्त करते हैं, चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं। लिपि को हम कैसे व्यक्त करते हैं साथी, तो लिपि को हम चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई हमारी हिंदी जो है ना, इस हिंदी की जो लिपि है ना वो क्या है, देवनागरी लिपि है। प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो क्या बताइएगा, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी की विशेषता क्या है, देवनागरी की विशेषता यह कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इसकी विशेषता है कि इसमें हम ऊपरी रेखा का प्रयोग करते हैं। जो ऊपर लाइन आप देख रहे हैं ना वो ऊपरी रेखा कहलाती है, इसका प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता है कि एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत अक्षर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने आपको बताया कि भाई जब भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जाते हैं तो जिस भी हम लिपि चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी लिपि चिन्ह को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम वर्णों को व्यवस्थित रूप में कर दें तो वही आपका क्या बन जाएगा, वर्णमाला बन जाएगा। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। मैंने आपको बताया कि भाई हिंदी वर्णमाला जो है, इस हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के वर्ण देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आपसे पूछे कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो मैंने कहा उच्चारण के आधार पर 52 हैं और लेखन के आधार पर 53 हैं। एक को इसमें जोड़ दिया गया और जिसे जोड़ा गया वो क्या था, वह आपका विशिष्ट व्यंजन है। जिसे जोड़ा गया वो कौन सा व्यंजन है, विशिष्ट व्यंजन है। तो लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 53 हो गई। ठीक है, आगे बढ़िए। हमने कहा जो वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण है ना, उसमें से एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम स्वर कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हमने आपसे कहा कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण करते हैं, इनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन वर्ण है ना, इनका उच्चारण करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने आपको उच्चारण करके भी बताया कि कैसे आप इस बात को समझेंगे। मैंने कहा स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी है, 11 है। कौन कौन से हैं, अ ई उ री, दीर्घ आ, दीर्घ ई, उ ए ऐ ओ औ। हमने आपको ये बताया, हमने आपको इतना बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जब स्वरों की बात की जाएगी जिनका हम स्वतंत्र उच्चारण करते हैं तो इन स्वरों को हम 2 भागों में बांटते हैं। प्रश्न पूछेगा कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो स्वरों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक आपका मूल स्वर कहलाता है और दूसरा आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। क्या कहलाएगा, एक आपका मूल स्वर कहलाएगा और एक आपका दीर्घ स्वर कहलाएगा। मूल स्वरों की संख्या कितनी, तो मैंने साथ ही बताया कि 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, तो मैंने बताया 7 है। और ई उ और री जो है ये मूल स्वर है, इन्हीं को लघु या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं।
और दीर्घ स्वर में आपका क्या क्या आ जाएगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि जो आपके दीर्घ स्वर है ना बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका क्या होता है, मूल दीर्घ होता है, एक आपका संयुक्त दीर्घ होता है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ है। और संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है, ए ओ औ। ये संयुक्त क्यों है, मैंने आपको यह भी बताया। संयुक्त दीर्घ स्वरों को हम विजातीय कहते हैं, और जो हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं साथी, सजातीय। इसके बाद मैंने आप सभी को बताया कि भाई हिंदी वर्णमाला में दो ऐसे भी वर्ण हैं जो स्वर वाली विशेषता तो रखते हैं लेकिन स्वर में कंसीडर नहीं किए जाते, स्वर में जोड़े नहीं जाते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। अयोगवा ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो साथी 2 है, अंग और अ है। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसको हम एक बिंदी के रूप में व्यक्त करते हैं ऐसे करके, और इसको हम 2 बिंदी के रूप में नीचे ऊपर व्यक्त करते हैं। क्लियर है सभी को? जरा एक बार कमेंट करेंगे सब लोग, हम आज के सेशन को अपने समाप्त करेंगे। साथ ही हमारे पेड कक्षा के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे द ऑफिस एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए आप, और 2 रुपए में हम संपूर्ण यूपी टेट की कक्षा आपको उपलब्ध कराएंगे। सारे विषय खंड, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, गणित, ईवीएस, सारे विषय खंड आपको पढ़ाए जाएंगे, और केवल 2 रुपए में आप सबको ये सुविधा, ये ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि द ऑफिस एकेडमी ने अपने यूपी की कक्षाओं की शुरुआत की है। इस उपलक्ष्य में आपको 2 रुपए में बैच दिया जा साथी। बिल्कुल ऐसे ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं 2 रुपए की क्लास में। जो बाकी आप अलग अलग बैचेस लेकर के आप देखते हैं, उनको हम, उन सारी चीजों को हम 2 रुपए में आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारे ऐप पर आप जाइए, बैच को परचेज कर लीजिए 2 रुपए में। अभी जैसे ही मेरी क्लास समाप्त हुई, तुरंत इसका पीडीएफ आपको, जो मैंने लिखकर पढ़ाया है, ये तुरंत आपको ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। साथ ही जब हमारा टॉपिक पूरा होता है तो उसका A4 साइज का नोट्स भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे, यानी 150 प्रश्नों का 10 टेस्ट हम आपको देंगे। वो आपके एग्जाम तक आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच पाए, परख पाए। फिलहाल अब इस सेशन को मैं यहां पे समाप्त करता हूं। इसके ठीक बाद गणित की कक्षा है, प्रवीण सर के साथ बेहतरीन अंदाज में गणित सीखिए, एक नया अनुभव प्राप्त कीजिए। आपको कहीं मत जाना है, इसी चैनल पर अगला लिंक जो है मैथ की क्लास का लगा है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।